हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नहीं देखा था उसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होता है वो कितने पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग देखेंगे। मेजरली दो पॉइंट है। एक तो होता है कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आर मेनली डिपेंड ऑन द डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल। मेनली जो होता है, मुख्य रूप से जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है किस पर डिपेंड करता है, उसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कितना क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है। द डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल आर अकर्स टू टू टाइप्स, मतलब टू इफेक्ट्स। दो इफेक्ट के द्वारा ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। एक तो है क्या आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पहले वाले को देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके द्वारा ये जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो किस तरीके से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। ओके। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कहने का मतलब एक फार्मूला है, क्या है कि द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, उतना ही ज़्यादा वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ओके। तो इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना फार्मूला ही नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट इसी से आप बना भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल कैसा है, CH CH2 CH3 CH2 सॉरी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH CH3, ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास CH3 C CH3 CH3। ठीक है। ये इस तरीके से, ये आपके पास तीन एग्जाम्पल है। अब इनको आप देखेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किस फ्री रेडिकल की। तीन फ्री रेडिकल है। अगर आप इसको देखें, ये क्या है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये क्या है सेकेंडरी है, ये क्या है टर्शियरी फ्री रेडिकल है। ओके। अगर एल्किल फ्री रेडिकल का आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्किल ग्रुप या एल्किल फ्री रेडिकल, आप लिख सकते हैं एल्किल ओके। तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, और फिर प्राइमरी का। ये आर्डर आपको मिलता है। इस आर्डर के हिसाब से देखें तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ एल्किल रेडिकल। लेकिन बात इसमें की जा रही है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। कैसे, जब आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है। इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन बनेंगे। अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास दो अल्फा कार्बन है, और दोनों कार्बन पर मिला के कितने हैं, तीन हाइड्रोजन इस पर, तीन इस पर, तो तीन तीन छः, इसका छः हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें, तीन तीन छः तीन नौ, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, इसका, क्योंकि आपने लिख रखा है द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, टर्शियरी वाला हो जाएगा। तो आप अगर इसको क्या करें, ए बी और सी मान लें, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी। डिक्रीजिंग आर्डर आप यहाँ ना लिख करके इस आर्डर को यहीं पे लिख लीजिए, डिक्रीजिंग आर्डर में सी, फिर क्या होगा बी, फिर ए,
ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। इसके द्वारा भी आप स्टेबिलिटी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसे ही आते हैं, आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा डिक्रीजिंग आर्डर और इंक्रीजिंग आर्डर, या कोई दो मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे मान लीजिए इसको दे दिया, इसको दे दिया, इन दोनों में से पूछ लिया इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, बता सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू किस तरीके से फ्री रेडिकल क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं, मोर द डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ड्यू टू रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इसी इफेक्ट को हम आप रेजोनेंस या मेसोमेरिक दोनों कह सकते हैं। मोर विल बी द स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, रेजोनेंस करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइज करेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन में होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, इसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में जब मेसोमेरिक स्ट्रक्चर रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, तो इनमें क्या होता है, डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये क्या करेगा, डीलोकलाइज होकर के कहाँ पहुँचेगा, इसके पास। कैसे, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, चूंकि क्या है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है। जब भी फ्री रेडिकल में बॉन्ड फिजन होगा, वो हमेशा क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब CH2 पे क्या आ गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हुए, आपको एक मिल रहा है। लेकिन अब दूसरे वालों को देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आपको देख रहे हैं। इसका तीन रेजोनेटिंग समझौता स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ब्रेक होगा तो बनाते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर एक दो तीन हो गया यहाँ से, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से, ठीक है। अब सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वाला ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, इसके पास आ गया है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रेक होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तुरंत दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आठ इलेक्ट्रॉन मूव करके किस पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस तरीके से आप इसके देख पा रहे हैं कितने स्ट्रक्चर हो गए, सॉरी। तो इस तरीके से अब अगर इन दोनों की आप क्या करिए, कंपैरिजन करिए कि इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल है, क्या करेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, आप देख कर बता सकते हो। क्या, मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ड्यू टू रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इसमें तो कम रेजोनेट कर पा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं। तो सिंपल सा फार्मूला निकल के वही आता है कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है उसमें डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि इसमें देखिए जितना जगह होगी वो उतना ही डीलोकलाइज करेगा। अब इसमें क्या था, कम था, इसलिए एक ही स्ट्रक्चर बना। लेकिन आप इसमें देख पा रहे हो ज़्यादा स्थान प्लेनरिटीज को ज़्यादा मिली, कॉन्जुगेशन की स्थिति में ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। इसमें दो स्ट्रक्चर आपको मिल गए, तो जाहिर बात है जितना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बनता जाएगा, मिलेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होगा। किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा, ड्यू टू रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा ये फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, नोट कर लीजिए इसको।
इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर भी हैं जिन पर क्या करता है, आपका फ्री रेडिकल क्या करता है, स्टेबल होता है या उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है। जैसे एक फैक्टर है कि आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी क्या होता है, फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज करता है। कारण ये हो जाता है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, बहुत ही हाईली क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही क्या कर जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। और डाइमराइज होकर के जो आपके मेथिल फ्री रेडिकल होते हैं, आपस में दो मेथिल फ्री रेडिकल मिल करके डाइमराइज होकर के क्या बना देते हैं, वो एथेन बना देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अभी जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, और फ्री रेडिकल आर हाईली अनस्टेबल एंड डाइमराइज टू फॉर्म एल्केन। कैसे, किस तरीके से, मान लीजिए दो आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे, डाइमराइज हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत हाईली अनस्टेबल है। और ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही क्या करेंगे, किसी किसी तरीके से ये अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो तरीका क्या हो जाएगा, डाइमराइज, आपस में ही क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए कितना, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और तुरंत ये आपस में डाइमराइज होकर के CH3 बॉन्ड CH3 एथेन मॉलिक्यूल का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। हाँ, ये डाइमराइजेशन तब रुक सकता है, कब, कि जब ये इसमें क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कोई बल्कि मॉलिक्यूल हो, जहां पे होता है वहां पे स्पेशियल अरेंजमेंट उसकी ऐसी होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल आकर के जब सेंटर पे, कार्बन सेंटर पे अटैक करना चाहता है, तो वो ठीक से वो क्या करेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसका डाइमराइजेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कहने का मतलब ये जो CH3 का फॉर्मेशन हो गया, इसको बनने में तब उतनी आसानी नहीं होगी। जैसे दिखाते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास, क्या, कोई, ये CH3 है, ये भी क्या है, CH3, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ये, और यहाँ पे ये CH3H, इस तरीके से, ठीक है। अब ये डाइमराइज होगा आपस में, हालांकि ये बल्कि ग्रुप है, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप, ये दो छोटे ग्रुप भी लगे हुए हैं, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। C बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी आप जैसा है मेथिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये भी बहुत आसानी से आपस में क्या हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कि तो आप कह सकते हैं कि द डाइमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीजेज व्हेन द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा किसी मॉलिक्यूल में, तो उसका डाइमराइजेशन क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। इस तरीके से पहले नोट कर लीजिए, तो एक फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो बात अभी बताई गई थी वही वर्ड में, कि द डायमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीजेज व्हेन द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज ऑन रेडिकल्स कार्बन एटम, ठीक। एग्जांपल आप देखेंगे, जो दूसरा वाला एग्जांपल है, उसमें जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, उसके डायमराइजेशन की जो पावर है क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कह सकते हैं कि डायमराइजेशन आल्सो डिक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी मतलब अगर बहुत तेजी से फ्री रेडिकल्स क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं है, तो क्या करेगा, डायमराइजेशन वहां पर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को क्या कर पाए, देखें हम लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।